नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। लगातार पिछले कई दिनों से राहुल गांधी का संसद की सदस्यता खत्म होना और उनका संसद से बाहर निकलना बड़ी खबर बनी हुई है। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश के तमाम बड़े जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं, जो संस्थान हैं न्यूज़, वो इसको कवर करें कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी के सबसे मुख्य जो चुनौती दे सकते थे, जो चैलेंजर थे 2024 के, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। और ये लोकतंत्र के लिए कितनी खतरनाक बात है। लेकिन ऐसे ही वक्त में एक बहुत अहम फैसला आया है, वो भी लोकसभा सेक्रेटरीट से आया है। ये फैसला है लक्षद्वीप के अकेले इकलौते मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद फैजल को लेके, मोहम्मद फैजल पीपी, जिनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था जनवरी के महीने में। ये पूरी मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगी घटनाक्रम किस तरीके से हुआ। और उसके बाद अचानक उनके पास लोकसभा से ये इंटीमेशन आया, बाकायदा खत आया लिख कर कि आपका ये जो सस्पेंशन था इसको बहाल कर दिया गया है वापस, यानी अब जो है वो संसद में जा सकते हैं। मोहम्मद फैजल हमारे साथ मौजूद हैं, जाना माना चेहरा हैं वो लक्षद्वीप का, और एनसीपी के सांसद हैं। हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनका जो मामला है अचानक प्रकाश में आया। इससे पहले मुझे याद है कि जब उनकी सदस्यता रद्द की गई थी, काफ़ी शोर उन्होंने करने की कोशिश की, काफ़ी लोगों से बातचीत करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन कोई मुख्य धारा की मीडिया में उनकी कोई खास सुनवाई नहीं हुई। लेकिन अचानक आप देखिए कि राहुल गांधी का मामला आते ही मोहम्मद फैजल, और खासकर फैजल साहब, पहली बात तो आपको मुबारकबाद कि जनता ने आपको चुन के भेजा था। अब जनता के प्रतिनिधि के तौर पर आप फिर से संसद में जा पाएंगे। चले भी गए क्या आप संसद में? हाँ, चली गई। मेरी पहली एंट्री हो गई, पार्टिसिपेट कर लिया, अटेंडेंस भी लगा दिया आज। वो दस्तखत भी हो गए? जी जी, दस्तखत भी हो तो गया आज। विश्वास आपको हो रहा है कि ये हो चुका है? आप क्या सोच रहे थे? 2 महीने, क्या आपको कितने दिन लगे बहाली में? सच्ची में मैं सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद मैं सोच रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही खत्म होने तक ही मेरी ये जो रिवोकेशन यानी कि रीइंस्टेशन लेटर मुझे वापस मिलेगी। पता नहीं, फिर सुप्रीम कोर्ट से शायद उनको जो मिलने वाले थे, तो वो भी एम्बरासमेंट होगा उसके लिए, इसलिए वो सोचकर जल्दी मुझे वापस ले लिया गया कि आज सुबह मेरी फ्लोर लीडर सुप्रिया सुले ने मुझे फोन करके बताया कि सेक्रेटरीट लोकसभा सेक्रेटरीट से फोन आया कि मेरा सस्पेंशन रिवोक कर दिया है, तो पार्लियामेंट आ सकता है बोल के सुप्रिया सुले ने मुझे सुबह सुबह फोन किया। तो इसमें से एक बात जाहिर है कि एस्टैब्लिश्ड लॉ था कि एक बार मेरी कन्विक्शन सस्पेंड होने के बाद ये उसी दिन होना चाहिए था। ये हुआ नहीं, इन्होंने डिले करते चला गया। आखिर में जाके मुझे सुप्रीम कोर्ट की दरवाजा खटखटाने पड़ा। जब मेरी रिट वहां पहुंची तब जाके उनको मालूम पड़ा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो एस्टैब्लिश्ड लॉ यही है कि वापस लेना ही होगा। वो शर्मिंदगी ना होने के सोचकर ही शायद जल्दी उन्होंने मुझे वापस अंदर आने के आदेश दे दिए। चलिए, बड़ी खुशी की बात है, आपके लबों की जो मुस्कुराहट है सब कुछ बयान कर रही है। दर्शकों को ये बताना ज़रूरी है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसको सुनवाई करनी थी जिस दिन, आज के दिन खासकर इस मामले की सुनवाई करनी थी, मोहम्मद फैजल की जो याचिका गई थी। और उसी दिन, ये महज इत्तेफाक है, ये कुदरत का कोई करिश्मा है कि देखिए जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी उसी दिन लोकसभा सेक्रेटरीट को ये होश आया कि चलिए इनको जो है वो बहाल कर देते हैं। और आप बता रहे हैं कि 60 दिन लगे, यानी कि ऐसा नहीं था कि कल भी हो सकता था या उससे पहले भी हो सकता था। और बहुत ही मिलता जुलता मामला है जो राहुल गांधी का मामला था कि इनका भी जो ये कलावती जो अदालत थी, सेशंस कोर्ट थी, उस सेशंस तवरत्ती जो सेशंस कोर्ट थी उसने उनको कन्विक्ट किया था। और ये मामला था हत्या की कोशिश का मामला, अटेम्प्ट टू मर्डर का एक मामला था, जनवरी 11 का। मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि, और साथ साथ ये भी दर्शकों को एक खबर दे देती हूँ, उसके बाद आपसे सवाल पूछूंगी कि वायानाड को लेकर जब इलेक्शन कमीशन अन्य जो असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं उनके लिए अनाउंस कर रही थी तारीख, तो उन्होंने इस बात को लेकर झिझक जाहिर की कि अभी हमें कोई जल्दी नहीं है, अदालत ने 30 दिन का समय दिया है, और एक बार अगर सीट वो खाली होती है सांसद के चले जाने या सस्पेंड हो जाने या गुजर जाने के बाद, तो 6 महीने का वक्त होता है उस सीट को भरने के लिए। इसलिए राहुल गांधी की सीट को भरने की उन्हें कोई जल्दी नहीं है। तो ये आप खबर जान लीजिए। अब मुझे बताइए मोहम्मद फैजल साहब कि आपकी जो टाइमलाइन जिसे हम कहते हैं वो क्या रही? कब आपको सेशन कोर्ट ने कन्विक्ट किया, कब आपकी सदस्यता रद्द हुई, हमें बताएं। मेरी कन्विक्शन हुआ था 11 जनवरी को सेशंस कोर्ट कवरत्ती में।
और उसी दिन ने मैंने ऑनलाइन पर मेरी सेंटेंस सस्पेंड करने की एप्लीकेशन में हाई कोर्ट में दर्ज किया। दी वेरी नेक्स्ट डे, दूसरी दिन 12 तारीख को मैंने मेरी कन्विक्शन भी सस्पेंड कराने की अपील हाई कोर्ट में मैंने दर्ज किया। ये जानने के बावजूद भी 13 तारीख को लोकसभा ने मुझे डिस्क्वालीफाई करा। इतना तक नहीं गया, फिर उसके बाद 18 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक प्रेस नोट जारी की, उसमें लक्षद्वीप की बाई इलेक्शन की डिक्लेयर हुई। तो ये सारी चीजें एक साथ इतनी फास्ट में फट करके सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स और सब कुछ निकाले, और ये जब हो रहा था तब इन सबको मालूम था कि मेरी मैटर हाई कोर्ट में लंबित है, सुनवाई हो रही है, हाई कोर्ट में क्या डिसीजन होगा ये मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी हाई कोर्ट की क्या आदेश होगा इसको इंतजार करने की क्षमता भी उनको नहीं था। मुझे डिस्क्वालीफाई करना था और इलेक्शन भी डिक्लेयर करना था। आखिर में जाके हाई कोर्ट ने 25 तारीख को, या जनवरी 25 तारीख को जो कन्विक्शन था मेरे खिलाफ वो रद्द करा, मेरे सेंटेंस भी सस्पेंड करा। ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें जो है, ये जो मेरे डिस्क्वालिफिकेशन फैक्टर जिन्होंने 13 तारीख को मैंने निकाला था, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो नोटिफिकेशन, वो नोटिफिकेशन के खिलाफ मैं सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। सुप्रीम कोर्ट में और ये हाई कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की काउंसिल को स्टेटमेंट देना पड़ा कि दे विल एक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ। व्हाट इज द लॉ सेज, व्हेन द अपेक्स कोर्ट सस्पेंड द कन्विक्शन, ऑटोमेटिकली द डिस्क्वालिफिकेशन फैक्टर शैल नॉट ऑपरेट। तो वन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, एक जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो लॉ के मुताबिक स्टेटमेंट देते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हम लॉ के मुताबिक जाएंगे। और 30 तारीख को उन्होंने दोबारा एक प्रेस नोट जारी करा कि लक्षद्वीप की बाई इलेक्शन रद्द कर दिया गया है। और दूसरी एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है अपना पार्लियामेंट सेक्रेटरीट, तो उनको कौन रोक रहा था इतने दिन कि मेरी मेंबरशिप री इंस्टेट होने के लिए, जो सेटल्ड लॉ है, लॉ ऑफ लैंड की ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफिकेशन के बाद में क्वालिफाई चुके थे, फिर 60 डेज लगा दिया मुझे वापस अंदर लाने का, वो भी सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद। दो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सुनवाई आज करने वाले थे, वो नहीं हुआ, फिर भी उसके बाद ये ऑर्डर देना पड़ा। तो ये सारी चीजें मेरी सीक्वेंस में आप देखते हैं, ये सारी सीक्वेंस राहुल गांधी की तरफ से भी यही चल रहा है। तो फर्ज कीजिए मोहम्मद फैजल साहब कि अगर आप एनसीपी के नेता नहीं होते, उनके सांसद नहीं होते, बीजेपी के सांसद होते, तो क्या होती ये तस्वीर, जो इतिहास आप बता रहे हैं पिछले 60 दिनों का, ये कैसा होता? सर ये अरफा मैम, ये सब चीजें आपको गवर्नमेंट की एक्शन से, सारी चीज, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वॉइस बोलते हैं, सारी हरकत से मालूम पड़ते हैं उनकी नीयत क्या है। जब डिस्क्वालीफाई करने के लिए एक झटके में सारी चीज कर लिया, तो फिर वापस अंदर लेने में इतना टाइम लगाता है, तो इनकी एक्शन से ही मालूम पड़ता है कि उनकी उम्मीद नीयत क्या है। तो ये सारी चीजें हमें विदाउट कोई बताने की जरूरत नहीं उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है। और ये मान लेते हैं कि अगर जैसे माना कि ये जो ऑर्डर हो गया था आपका जो री इलेक्शन का, तो री इलेक्शन हो गया होता और आपका सस्पेंशन बहाल नहीं होता, आपकी मेंबरशिप बहाल नहीं होती, ये भी तो एक सिनेरियो हो सकता था, और फिर आपका फ्रीज में पड़ चुका होता मामला। एक राहुल गांधी से जुड़ा सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है, अब राहुल गांधी की तकदीर का फैसला काफी हद तक ये माना जा रहा है कि मोहम्मद फैजल के साथ ऐसा हुआ है, तो राहुल गांधी के साथ भी हो सकता है। आपकी रीडिंग क्या है, हुआ क्या है राहुल गांधी के साथ? राहुल गांधी को मेरी तरफ से यही मतलब सलाह होगी, यानी कि मैं सलाह देने की नहीं, लेकिन जो लॉ बता रहा है उनको जितने जल्दी जाके कोर्ट में जाके उनकी कन्विक्शन सस्पेंड कराना है। एक बार उसकी कन्विक्शन सस्पेंड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उसकी मेंबरशिप आ जाएगी, वो बाइज्जत वो अपना मेंबरशिप वापस ले सकता है और एमपी बन के रह भी सकता है। ये जो सारी चीजें जो है, वो जो नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ जो निकाला, वो सब वेस्टेज में जाएंगे। लेकिन मैं आखिरी सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि आपको ये सब इसलिए सहना पड़ा, आपको लग रहा है कि आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, बीजेपी के लोग अगर होते, आप सांसद होते, तो ये सब आपके साथ नहीं होता? बिल्कुल, लक्षद्वीप में जो भी इश्यूज हो रहा था, वो सारी चीज के सामने ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में सबके ओपोज किया। वहां पे जो नया एडमिनिस्ट्रेटर आया, वो एडमिनिस्ट्रेटर लक्षद्वीप के लोगों के खिलाफ बहुत सारे कानून तैयार करने की कोशिश की। वहां पे लोगों से जॉब से, नौकरी से निकाले, हमारी हेल्थ को लेकर, जहाज को लेकर सारी समस्याओं को मैंने सामने करा। तो इसी की वजह से मुझे
इस पार्लियामेंट से बाहर रखना उनकी प्राइम इम्पोर्टेंस समझा। इसी के साथ साथ ये सब हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। तो मोहम्मद फैजल का मामला जो है वो पूरे तरीके से एक नज़ीर के तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से 60 दिनों तक उस पर बैठने के बाद जो पूरा ऑर्डर था हाई कोर्ट का, उसके बावजूद जब सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन सुनवाई होनी थी उस दिन ये नोटिस इनके पास पहुंचा। और लोकसभा सेक्रेटरीट का ये नोटिस, ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है, तकनीकी ज़बान है लेकिन ये समझ लीजिए कि लिखा है कि इन व्यू ऑफ ऑर्डर डेटेड 25/1/2023 25 January 2023 of the High Court of Kerala, the disqualification of Shri Mohammad Faisal PP notified गैजेट नोटिफिकेशन नंबर उसका लिखा है, उसके बाद लिखा है किस तरह से 13 जनवरी 2023 के टर्म्स के हिसाब से जो प्रोविजंस हैं आर्टिकल 102 के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सेक्शन 9 का जिक्र हुआ है। सेक्शन 9 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 वो हैज सीज टू ऑपरेट सब्जेक्ट टू फर्दर जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स। यानी आप सोचिए, कह रहे हैं कि जो ये हमारा कहता है, हमारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसके तहत जो कार्रवाई की गई थी अब उस पर रोक लगा दी गई है फर्दर जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स की वजह से, उनके सब्जेक्ट टू, यानी इनके इसको ध्यान में रखते हुए। तो लोकसभा सेक्रेटरीट जो पिछले 60 दिनों से जिन्होंने बर्खास्त रखा हुआ था फैजल साहब को, अब उसको बहाल कर दिया गया क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। और फैजल साहब ये कह रहे हैं कि शर्मिंदगी से बचना चाहती थी मोदी सरकार और लोकसभा सेक्रेटरीट के जरिए, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले, क्योंकि उनको लगता था कि सुप्रीम कोर्ट ने फेवरेबल डिसीजन दे दिया तो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है, और इसलिए उनकी सदस्यता को बहाल कर दिया गया। यहाँ बहुत गंभीर सवाल जो उठ रहा है वो एक ये भी है कि क्या जो लोकसभा है, जो भारत की संसद है, क्या वो अब बापौती हो गई है? जो हमारी रूलिंग पार्टी है, जो सत्ता पक्ष है, जो सत्ता दल है, क्या उसकी बापौती हो गई है कि लोकसभा सेक्रेटरीट भारत के कानून के हिसाब से नहीं, भारत के संविधान के हिसाब से नहीं, बल्कि भाजपा जैसा चाहेगी उसके हिसाब से, मोदी सरकार जैसा चाहेगी उसके हिसाब से वो कदम उठाएगी कि उसके लिए राजनीतिक रूप से मुफीद क्या है और नुकसानदेह क्या है? इसी सवाल के साथ मैं आपको छोड़ जाती हूँ, क्योंकि सबसे खतरनाक जो हमारे लोकतंत्र के लिए जो निशानदेहियाँ देखने को मिल रही हैं उनमें से ये भी एक है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, जो लोकतांत्रिक संस्थान हैं, उनका घुटनों के बल आ जाना। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।